Good morning students. Let's start today's session with the functions of commercial banks. Commercial bank functions can be divided into three categories. One is primary function, second is secondary function, and third one is e-banking function, or we can say that electronic banking services. Primary functions can be further divided into two categories. One is accepting deposit and second is lending money, or we can say that advancing loans. What is accepting deposits? देखो डिपॉजिट्स जो हैं वो क्या हैं? हमारी सेविंग्स हैं जिनको हम बैंक्स में डिपॉजिट्स करवा रहे हैं, जमा करवा रहे हैं. एक पर्टिकुलर पर्सन जितनी भी अर्निंग करता है वो ये चाहता है कि वो अपने फ्यूचर के लिए कुछ सेविंग ज़रूर करे. अब वो सेविंग्स अगर हमारे पास हमारे घरों में हमारी कबर्ड्स में पड़ी रहेंगी तो उनमें कुछ ऐड नहीं होगा, उनमें कोई इनकम ऐड नहीं होगी. हर पर्सन ये चाहता है कि उसकी जो सेविंग्स हैं उनमें कुछ एडिशन हो जाए, कुछ इनकम ऐड हो जाए. तो वो अपना पैसा कहाँ डिपॉजिट करवाता है? बैंक में डिपॉजिट करवाता है. और बैंक अपने कस्टमर को बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारे टाइप के अकाउंट्स प्रोवाइड करते हैं जो कस्टमर की नीड को सेटिस्फाइड करते हैं. और पर्टिकुलर पर्सन पर्टिकुलर टाइप के अकाउंट को पिक करता है और अपना मनी उस अकाउंट में डिपॉजिट करवाता है और अपनी मनी को इंक्रीज करता है, अपनी मनी में कुछ और इनकम एडिशन की फॉर्म में लेता है. फाइनली, accepting deposit is the main function of commercial banks. Banks offer different type of bank account to suit the requirements and need of different customer. बहुत सारे टाइप के अकाउंट्स हैं जो बैंक प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर्स को उनकी नीड के अकॉर्डिंग, और उन अकाउंट्स पर पर्टिकुलरली हर कस्टमर को इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है. किसी अकाउंट पर कम है इंटरेस्ट रेट, किसी पर ज़्यादा है. जिस कस्टमर को जिस टाइप का अकाउंट सूट करता है वो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग वही अकाउंट बैंक में ओपन कर लेता है. डिफरेंट टाइप ऑफ बैंक अकाउंट्स आर एज फॉलोज. फर्स्ट वन इज फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट. Money is deposited in the account for a fixed period. After expiry of specified period, person can claim his money from the bank. Usually, the rate of interest is maximum in this account. The longer the period of deposit, the higher will be the rate of interest on deposit. अगर लंबे टाइम पीरियड के लिए मनी डिपॉजिट करवाई जाती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? हायर होता है. और अगर शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए मनी डिपॉजिट करवाई जाती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो लोअर होता है. मनी डिपॉजिटेड इन दिस बैंक अकाउंट इज आल्सो नोन एज द टाइम लायबिलिटी ऑफ द बैंक. वेरी इंपॉर्टेंट अकाउंट है बेटा ये, जिसे हम एफडी अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट बोलते हैं. हम एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए अपनी मनी बैंक में जमा करवा देते हैं. ये फिक्स टाइम पीरियड 1 ईयर, 2 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर कितना भी हो सकता है. आप अपनी विलिंगनेस के अकॉर्डिंग बैंक में फिक्स टाइम पीरियड के लिए अपनी मनी डिपॉजिट करवा सकते हो और फिक्स टाइम पीरियड के बाद आप बैंक से डिमांड करके अपनी मनी वापस ले सकते हो. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस फिक्स टाइम पीरियड से पहले अगर आपको मनी की रिक्वायरमेंट हो गई तो आप अपनी मनी विड्रॉ नहीं कर सकते, आप कर सकते हो. एग्जाम्पल लेते हैं. आपने मान लीजिए कि 5 इयर्स के लिए बैंक में अपने 1 लाख रुपीज डिपॉजिट करवाए हैं. अब आपको 2 इयर्स के बाद ही मनी की जरूरत पड़ गई, आपके घर में कोई फंक्शन है और आपको 1 लाख रुपीज चाहिए. अब आप 1 लाख रुपीज बैंक से विड्रॉ करना चाहते हो तो आप अपनी एफडी को ब्रेक करके 1 लाख रुपीज ले सकते हो. लेकिन थोड़ा सा आपको लॉस होगा कि 1 लाख रुपीज के ऊपर जितना 2 इयर्स का इंटरेस्ट बनता है बैंक उसमें से कुछ डिस्काउंट कट कर लेगा और बाकी रिमेनिंग मनी आपको रिटर्न कर देगा. आपका प्रिंसिपल अमाउंट तो एज इट इज आपको मिलेगा ही मिलेगा, यानी कि 1 लाख तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे. 2 इयर्स का 1 लाख के ऊपर जितना इंटरेस्ट बन रहा है उस इंटरेस्ट में से कुछ मनी माइनस हो जाएगी और फिर वो इंटरेस्ट 1 लाख के साथ प्लस होकर आपको मिल जाएगा. यानी कि आप अपना पैसा फिक्स टाइम पीरियड के बाद तो विड्रॉ करोगे तो आपको फुल इंटरेस्ट मिलेगा. लेकिन अगर आपको बीच में अपनी मनी की जरूरत पड़ जाती है तो आप उसको विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा आपको क्या देना होगा, जो है कुछ मनी जो है डिस्काउंट की फॉर्म में बैंक को देनी होगी. नेक्स्ट अकाउंट इज करंट अकाउंट.
current deposit accounts are opened by the businessman. The account holder can deposit and withdraw money whenever desired. As the deposit is repayable on demand, it is also known as demand deposit. Withdrawals are always made by check. No interest is paid on the current accounts. Rather, service charges are taken by bank if amount deposited is less than the minimum amount required. देखिए, करंट डिपॉजिट अकाउंट मोस्टली कौन ओपन करते हैं? बिजनेस क्लास जो है वही ओपन करते हैं। अब इस अकाउंट में एक फैसिलिटी है कि आप इस अकाउंट में एक पर्टिकुलर डे में कितनी बार मनी डिपॉजिट करवा सकते हो और कितनी ही बार मनी विड्रॉ कर सकते हो। कोई लिमिट नहीं है उसकी कि आपने 5 टाइम डिपॉजिट करा दी, 10 टाइम विड्रॉ कर ली, कोई लिमिट नहीं है। कितनी बार मनी डिपॉजिट करवा दो, कितनी बार मनी निकलवा लो। लेकिन जो मतलब विड्रॉल होगा वो चेक की हेल्प से होगा, कैश में विड्रॉल नहीं होगा। बिजनेस क्लास लोग इसे यूज करते हैं, उन्हें डे में बहुत सारे चेक्स देने होते हैं अपने सप्लायर्स को, वो कितने भी चेक इस करंट अकाउंट से डील कर सकते हैं। लेकिन इस करंट अकाउंट की एक लिमिट है कि अगर उस लिमिट से कम अमाउंट हो जाता है हमारे अकाउंट में तो बैंक हमसे कुछ फाइन चार्ज करता है। उस फाइन को हम क्या कहते हैं? सर्विस चार्जेस कहते हैं। नेक्स्ट वन इज सेविंग डिपॉजिट अकाउंट। द एम ऑफ द सेविंग अकाउंट इज टू मोबिलाइज सेविंग ऑफ द पब्लिक। ए पर्सन कैन ओपन दिस अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग ए स्मॉल सम ऑफ मनी। ही कैन विड्रॉ मनी फ्रॉम हिज अकाउंट and make addition deposits at all. Account holder also gets interest on his deposit in this account, though the rate of interest is lower than the rate of interest on fixed deposit. देखो, हमने अभी ऊपर पढ़ा कि करंट अकाउंट के ऊपर बैंक आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देता, सेविंग अकाउंट के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन वो इंटरेस्ट फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट से कम होता है। यानी कि सबसे हायर इंटरेस्ट रेट कहाँ होता है? फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में ही होता है। सेविंग अकाउंट्स जो हैं वो जनरल पब्लिक की सेविंग्स को मोबिलाइज करने के लिए, एनकरेज करने के लिए कि आप अपनी जो सेविंग्स कर रहे हो, अपनी मंथली इनकम में से जो मनी सेव करते हो आप उसको अपने घरों में मत रखो, बैंक्स में रखो। बैंक आपको उसके ऊपर कुछ एडिशन करेंगे, यानी कि उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट भी आपको देंगे। आप इस मनी को अपने सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उस अकाउंट से विड्रॉल भी कर सकते हैं। किसी भी टाइम आप विड्रॉ कर सकते हो, इसमें कोई टाइम पीरियड नहीं है। जैसे फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में टाइम पीरियड होता है कि आप अपनी मनी 5 ईयर के लिए डिपॉजिट करवा चुके हो तो 5 ईयर के बाद ही निकालोगे, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, कोई बाउंडेशन टाइम की नहीं है। नेक्स्ट अकाउंट इज रिक्यूरिंग डिपॉजिट अकाउंट। The aim of recurring deposit is to encourage regular savings by the people. A depositor can deposit a fixed amount, say ₹100 every month for a fixed period. The amount together with interest is repaid on maturity. The interest rate on this account is higher than the saving account but lower than the fixed deposit account. Money deposited in this account is also known as time liability of the bank. Recurring deposit account जो small investors हैं, जिनकी इनकम कम है, उस टाइप के इन्वेस्टर्स को एनकरेज करते हैं कि आप भी सेविंग कीजिए। जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं, जो इकट्ठा फिक्स डिपॉजिट में पैसा जमा नहीं करवा सकते, जिनकी इनकम कम होती है, वो लोग अपने लिए रिक्यूरिंग डिपॉजिट अकाउंट बैंक में ओपन करवा सकते हैं। रिक्यूरिंग डिपॉजिट अकाउंट में मंथली बेसिस के ऊपर इन्वेस्टर को कुछ मनी डिपॉजिट करवानी होती है। ये 100 रुपीज़ पर मंथ भी हो रही है, 500 रुपीज़ पर मंथ, 1000 रुपीज़ पर मंथ, ठीक है। इस तरह से आप बैंक में अपनी मंथली सेविंग्स डिपॉजिट करवा सकते हो। बैंक ये फिक्स टाइम पीरियड के लिए, जैसे फिक्स डिपॉजिट होता है ना, जैसे एफडी करवाते हैं हम, एफडी जिस तरह से आप करवाते हो सेम उसी तरह से इसका भी टाइम पीरियड फिक्स होता है कि 5 इयर्स के लिए, 2 इयर्स के लिए, 3 इयर्स के लिए। अब फिक्स टाइम पीरियड के बाद बैंक आपको आपका प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने मंथली बेसिस पर डिपॉजिट करवाया प्लस इंटरेस्ट रिटर्न कर देगा। हाँ, लेकिन जैसे एफडी को हम बीच में ब्रेक कर सकते हैं, सेम रिक्यूरिंग डिपॉजिट्स को भी बीच में ब्रेक कर सकते हैं।
आपने 5 इयर्स के लिए रिक्यूरिंग डिपॉजिट करवा दिया, आपको 3 इयर्स के बाद अपनी मनी की जरूरत पड़ गई तो आप बिल्कुल अपनी मनी विड्रॉ कर सकते हो। वैसे ही सेम आपका इंटरेस्ट में से कुछ अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा और प्रिंसिपल अमाउंट तो आपको एज इट इज मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट वन इज मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। It is a type of saving account in which deposit in excess of a particular limit gets automatically transferred into fixed deposit. लाइन टू लाइन हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे, थोड़ा सा मुश्किल है और अच्छे से सभी ने इसको लर्न भी करना है। ये सेविंग अकाउंट होता है और इसके साथ थोड़ा सा ऐड कर दिया जाता है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, यानी कि मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। जैसा कि आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें मल्टीपल ऑप्शंस हैं। इस अकाउंट में 2 फीचर्स हैं, सेविंग अकाउंट के फीचर भी हैं और फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट के फीचर भी हैं। अब जैसे ही आप अपनी मनी पर्टिकुलरली बैंक में जमा कराते हो, ठीक है, तो वो एक सेविंग अकाउंट की फॉर्म में आपके पास पड़ी हुई है। अब कुछ टाइम बाद वो मनी जब एक लिमिट को क्रॉस कर जाती है तो वो ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाती है फिक्स्ड डिपॉजिट में। ऑन द अदर हैंड, इन केस एडिक्वेट फंड्स इज नॉट अवेलेबल इन आवर सेविंग अकाउंट सो एज टू ऑनर ए चेक दैट वी हैव इशूड, द रिक्वायर्ड अमाउंट गेट्स ऑटोमेटिकली ट्रांसफर्ड फ्रॉम फिक्स्ड डिपॉजिट टू द सेविंग बैंक अकाउंट। देयरफॉर द अकाउंट होल्डर हैज ट्विन बेनिफिट्स फ्रॉम दिस अकाउंट। फर्स्ट वन इज he can earn more interest and second one is it's lower the risk of dishonoring a check. अगेन हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, एग्जांपल्स की हेल्प से इसको और अंडरस्टैंड करेंगे। मैंने आपको ये डिस्कस किया है कि इसमें 2 अकाउंट्स हैं, सेविंग अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। एग्जांपल लेते हैं कि एक पर्सन ने मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट बैंक में ओपन किया है। अब उस अकाउंट की एक लिमिट है कि अगर उसके सेविंग अकाउंट में 2 लाख रुपीज से अबव हो जाता है, कितना भी हो सकता है, आप 1 लाख की लिमिट भी ले सकते हो, आप 50,000 की लिमिट भी ले सकते हो, आप 5 लाख की लिमिट भी ले सकते हो, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर पर्सन ने क्या किया है कि अगर मेरे अकाउंट में 2 लाख रुपीज से अबव का अमाउंट हो जाता है तो मेरे बैलेंस की, मेरे जितना भी अमाउंट मेरे सेविंग अकाउंट में पड़ा है उसकी क्या बना दी जाए, एफडी बना दी जाए, उसको फिक्स डिपॉजिट में कन्वर्ट कर दिया जाए। जैसे ही वो फिक्स डिपॉजिट में कन्वर्ट होगा उसके ऊपर हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। लिसन अगेन, 2 लाख रुपीज का एक अमाउंट आपने डिपॉजिट करवाया है अपने सेविंग अकाउंट में, ठीक है, और बैंक को ये इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं आपने कि जैसे ही हमारा अकाउंट 2 लाख से अबव हो जाए, कभी वो 50,000 था, फिर वो 1 लाख हो गया, फिर 1.5 हो गया, 1.8 हो गया, फिर फाइनली 2 लाख हो गया, 2 लाख से अबव 2,10,000 हो गया, ठीक है। तो जैसे ही वो 2 लाख से अबव होता है, बैंक क्या करता है, 2 लाख रुपीज आपके उठाता है और उसको कहाँ रख देता है, आपके फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में। अब आपको 2 लाख पर हायर इंटरेस्ट मिलना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। अब आपके सेविंग अकाउंट में कितने अमाउंट पड़े हुए हैं, 10,000 रुपीज पड़े हुए हैं। अब आपके सेविंग अकाउंट में 10,000 और आपके एफडी अकाउंट में 2 लाख रुपीज पहुंच चुके हैं। अब एक बिजनेसमैन क्या करता है, अपने सेविंग अकाउंट से कोई पेमेंट कर रहा है, कोई चेक काट रहा है, अपने सप्लायर को उसने क्या किया, 30,000 रुपीज का चेक दे दिया। अब उसके अकाउंट में तो कितना बैलेंस है, 10,000। अब अगर कोई और टाइप का अकाउंट होता तो चेक काट रहे हो आप 10,000 का और आपके अकाउंट में पड़े हैं, चेक काट रहे हो आप 30,000 का और आपके अकाउंट में कितने पड़े हैं, 10,000 रुपीज पड़े हैं। तो इस केस में क्या होगा, आपका चेक डिसऑनर हो जाएगा। लेकिन अगर आपका मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट है तो आपका चेक डिसऑनर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपके अकाउंट में कितने पड़े हैं, 10,000। बैंक फटाफट 20,000 रुपीज कहां से विड्रॉ करेगा, आपके फिक्स डिपॉजिट अकाउंट से विड्रॉ करेगा, ठीक है। और फिक्स डिपॉजिट पर इंटरेस्ट चार्ज शुरू होना हो जाएगा आज की डेट से 1,80,000 पर। अब 20,000 फिक्स डिपॉजिट से आए, 10,000 आपके करंट अकाउंट से आए और फाइनली आपका चेक डिसऑनर नहीं हुआ, आपके सप्लायर को पेमेंट रिसीव हो गई। आपके फिक्स डिपॉजिट अकाउंट से ऑटोमेटिक कुछ मनी विड्रॉ कर ली गई, वहां पर इंटरेस्ट रेट के लिए अमाउंट कम रह जाएगा, लेकिन आपका चेक डिसऑनर होने से बच जाएगा। तो मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट के ट्विन बेनिफिट्स हैं। एक तो हमारे को इंटरेस्ट क्या मिलता है, मोर इंटरेस्ट मिलता है, हायर इंटरेस्ट मिलता है एज कंपेयर टू सेविंग अकाउंट।
सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट कम है, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में इंटरेस्ट ज्यादा है। जैसे ही पैसा एक लिमिट क्रॉस करता है, जो हमारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं बैंक्स को, उसके अकॉर्डिंग हमारे को एफडी बन जाता है ऑटोमेटिक हमारे अकाउंट का, और हमारे को हायर इंटरेस्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है। और हमारे चेक भी डिसऑनर नहीं होते। अगर हमारे अकाउंट में कम पैसा पड़ा हुआ है तो पैसा कहाँ से निकाल लिया जाता है, हमारे एफडी अकाउंट से निकाल लिया जाता है। That's all about the 5 types of accounts. Very, very important from the examination point of view. Now come to the second primary function, that is lending money or advancing loans. Lending money with the help of money collected through various types of deposits. Commercial bank lend finance to businessmen, farmers and others. The main ways of lending money are as follows. सेकेंड फंक्शन जो है हमारा वो क्या है, एडवांसिंग लोन्स, यानी कि बैंक्स जो हैं अपने कस्टमर्स को, वो बिजनेसमैन भी हो सकते हैं, वो फार्मर्स भी हो सकते हैं, वो हाउस होल्ड सेक्टर के पीपल भी हो सकते हैं, ठीक है, उन सभी को लोन प्रोवाइड करता है। वो पैसा कहाँ से आता है बैंक्स के पास, जो आप और हमारे जैसे लोग बैंक्स में डिपॉजिट करवाते हैं, उसी मनी का ही सर्कुलेशन हो रहा है। बैंक्स डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और उसी डिपॉजिट को आगे सर्कुलेशन में लेकर क्या प्रोवाइड करता है, लोगों को लोन प्रोवाइड करता है। जिन लोगों को पैसे की ज़रूरत है, ठीक है, उन लोगों को लोन प्रोवाइड करता है और उस लोन के ऊपर बहुत सारा इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है और वो बैंक की क्या बन जाता है, इनकम बन जाता है। द मेन वेज ऑफ लैंडिंग मनी आर एज फॉलोज। फर्स्ट वन इज टर्म लोन। These loans are provided by the bank to their customers for a fixed period to purchase machinery, truck, scooter, house, etc. The borrowers repay their loans in monthly, quarterly, half yearly or annual installments. अगर किसी को कोई फिक्स्ड एसेट परचेज करनी है तो बैंक से क्या ले सकता है, टर्म लोन ले सकता है। टर्म लोन एक फिक्स पीरियड के लिए होता है, 2 years, 5 years, 10 years, 20 years। लोग अपनी मतलब जैसे उनको कंफर्ट रहता है उसी के अकॉर्डिंग बैंक से जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो सेट करवा लेते हैं। रीपे किस तरह से करेंगे कि हम मंथली इंस्टॉलमेंट में रीपे करेंगे, हाफ ईयरली में करेंगे, एनुअली में करेंगे, ठीक है। टाइम पीरियड भी अपनी कंफर्ट के अकॉर्डिंग सेट कर लेते हैं, इंस्टॉलमेंट्स भी अपनी कंफर्ट के अकॉर्डिंग सेट कर ली जाती हैं। सेकेंड टाइप इज बैंक ओवरड्राफ्ट। The customer who maintains a current account with the bank takes permission from the bank to withdraw money more than deposited in his account. The extra amount withdrawn is called overdraft. This facility is available to trustworthy customers for a small period. This facility is usually given against the security of some assets or on the personal security of the customers. Interest is charged on the actual amount overdrawn by the customer. बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी सिर्फ एक ही टाइप के अकाउंट पर मिलती है, वो है करंट अकाउंट। अभी जो लास्ट स्लाइड हमने डिस्कस की वहाँ हमने करंट अकाउंट को बहुत अच्छे से डिस्कस किया कि करंट अकाउंट से हम एक दिन में कितनी भी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। करंट अकाउंट के ऊपर बैंक हमारे को कोई चार्ज नहीं देता, बल्कि हमसे कुछ सर्विस चार्ज कलेक्ट करता है। तो अगर आपका बैंक अकाउंट है तो आप बैंक अकाउंट में करंट अकाउंट ओपन करवा चुके हैं, तो उस करंट अकाउंट के ऊपर आप बैंक से ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी ले सकते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी सिर्फ अपने ट्रस्टवर्दी कस्टमर्स को, यानी कि उन कस्टमर्स को देता है जो बैंक के रेगुलर कस्टमर हैं, जिनकी गुडविल बहुत अच्छी है, ठीक है। या कई बार बैंक आपसे सिक्योरिटी की फॉर्म में कोई एसेट्स भी रख लेता है कि आप ओवरड्राफ्ट करोगे तो आप हमारे पास कुछ अपनी सिक्योरिटी की फॉर्म में फिक्स्ड एसेट्स भी रख दीजिए। कोई अपनी बिल्डिंग रख दीजिए, मशीनरी रख दीजिए, फर्नीचर रख दीजिए। सिक्योरिटी की फॉर्म में बैंक के पास उन मशीनरी के पेपर्स, फर्नीचर के पेपर्स या बिल्डिंग्स के पेपर्स रख दिए जाते हैं। कई बार बैंक कुछ सिक्योरिटी रखता है और कई बार जो उनके ट्रस्टवर्दी कस्टमर्स होते हैं उनसे कोई सिक्योरिटी नहीं ली जाती है। अब बैंक कैसे आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी देता है, हम एग्जांपल से क्लियर करेंगे। मान लीजिए कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मैंने बैंक में अपना करंट अकाउंट ओपन किया है। अब मैंने बैंक में जब करंट अकाउंट ओपन किया तो मैंने बैंक से कहा कि आप मेरे करंट अकाउंट की लिमिट 5 लाख रुपीस तक सेट कर दीजिए। मैं बैंक की ट्रस्टवर्दी कस्टमर थी, बैंक ने मेरे से कोई सिक्योरिटी नहीं ली और मेरे करंट अकाउंट पर मुझे 5 लाख रुपीस तक का अमाउंट विड्रॉ करने की फैसिलिटी मिल गई,
चाहे मेरे करंट अकाउंट में 0 रुपीज़ का बैलेंस ही क्यों ना हो। आज मेरे करंट अकाउंट में 0 रुपीज़ हैं, ठीक है, और मुझे 1 लाख रुपीज़ की पेमेंट करनी है अपने सप्लायर को, मैं कर सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं 1 लाख रुपीज़ की पेमेंट चेक से कर दूंगी अपने सप्लायर को, मेरा सप्लायर मेरे अकाउंट से 1 लाख रुपीज़ निकाल लेगा, जबकि मेरे अकाउंट में कौन सा बैलेंस है, 0 बैलेंस है। अब बैंक ने ये मुझे फैसिलिटी दी है कि मैं 5 लाख रुपीज़ तक की पेमेंट्स कर सकती हूँ, चाहे मेरे अकाउंट में 0 बैलेंस ही क्यों ना हो। अब बैंक मेरे से इंटरेस्ट चार्ज करेगा 1 लाख रुपीज़ के ऊपर। अब बैंक 1 लाख रुपीज़ पर तब तक इंटरेस्ट चार्ज करता रहेगा मेरे से जब तक मैं 1 लाख रुपीज़ बैंक के करंट अकाउंट में डिपॉजिट नहीं करवा दूंगी। तो बैंक अपने ट्रस्टवर्दी कस्टमर्स को ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। एक एग्जाम्पल से और क्लियर करते हैं। मेरे बैंक अकाउंट में 50,000 रुपीज़ हैं और मुझे 80,000 रुपीज़ की पेमेंट करनी है, तो बैंक क्या करेगा, 80,000 रुपीज़ की मेरी पेमेंट कर देगा, यानी कि 80,000 रुपीज़ तक का चेक मैं काटूंगी और मेरा सप्लायर 80,000 की पेमेंट ले लेगा। मेरे अकाउंट में कितने पैसे पड़े थे, 50,000, एक्स्ट्रा कितने पे किए बैंक ने, 30,000। तो बैंक मेरे से कितने अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेगा, 30,000 के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो बैंक ओवरड्राफ्ट इज द इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर बिजनेस क्लास families. Next is cash credit. Under this arrangement, the bank advances cash loan up to a specified limit against current assets and other securities. The bank opens an account in the name of the borrower and allows him to withdraw the borrowed money from time to time subject to the sanctioned limit. Interest is charged on the amount actually withdrawn. कैश क्रेडिट क्या होता है, अगर एक कस्टमर कैश क्रेडिट के अंडर बैंक से कोई लोन लेता है तो उस लोन का अमाउंट उस कस्टमर के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अब वो टोटल अमाउंट कस्टमर के अकाउंट में पड़ा हुआ है और कस्टमर को जितने जितने अमाउंट की रिक्वायरमेंट है वो उतना उतना अमाउंट ही उसमें से विड्रॉ करेगा और बैंक उसी अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेगा जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड में एक पर्टिकुलर अकाउंट से विड्रॉ हुआ है। एग्जाम्पल से क्लियर कीजिए। मान लीजिए कि मैंने बैंक से 5 लाख रुपीज़ का एक कैश क्रेडिट लिया। बैंक क्या करेगा, एक पर्टिकुलर डेट को जब हमारी ट्रांजैक्शन हुई उस पर्टिकुलर डेट को बैंक मेरे अकाउंट में 5 लाख रुपीज़ ट्रांसफ़र कर देगा। ओके, अब मैंने बैंक को कहा है कि मुझे 5 लाख रुपए इकट्ठे नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, इंस्टॉलमेंट्स में चाहिए पैसा। मैं धीरे धीरे करके पैसा बैंक से विड्रॉ करूंगी। मैं फर्स्ट 6 मंथ्स में विड्रॉ करूंगी 1 लाख, नेक्स्ट 6 मंथ्स में विड्रॉ करूंगी 2 लाख, उससे नेक्स्ट 6 मंथ्स में विड्रॉ करूंगी अगेन 1 लाख। ठीक है, तो इस तरह से मैंने मतलब इंस्टॉलमेंट्स में, पार्ट्स में हम कह सकते हैं, पार्ट्स में मनी विड्रॉ की है। तो जैसे जैसे मैं मनी विड्रॉ करूंगी वैसे वैसे ही मेरे से बैंक इंटरेस्ट चार्ज करेगा। पूरे 5 लाख के ऊपर आज की डेट से इंटरेस्ट चार्ज होना स्टार्ट नहीं होगा। मैंने फर्स्ट 6 मंथ में 1 लाख रुपीज़ विड्रॉ किया है तो 1 लाख रुपीज़ पर ही इंटरेस्ट लगेगा। फिर मैंने अगेन 2 लाख रुपीज़ विड्रॉ कर लिया तो टोटल कितना अमाउंट हो गया, 3 लाख। फिर 3 लाख के ऊपर इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा। जिस जिस पार्ट में मैंने मनी विड्रॉ किया उतने उतने पार्ट पर ही इंटरेस्ट चार्ज करेगा बैंक। कौन से हेड के अंडर, कैश क्रेडिट के अंडर। नेक्स्ट इज डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। अंडर दिस ए बैंक गिव्स मनी टू द customers on the security of bill of exchange before the expiry of the bill in case of customer needs it. For this service bank charges discount for the remaining period of the bill. वैसे तो बिल क्या होता है, बिल की पूरी जो इन्फॉर्मेशन है आप अपने अकाउंट्स के चैप्टर 2 में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके होंगे। हम जब बेसिक टर्म्स का चैप्टर पढ़ते हैं अकाउंट्स में तो वहाँ पर बिल रिसीवेबल और बिल पेबल 2 टर्म्स आती हैं जिन टर्म्स के साथ हम ऑलरेडी इस पॉइंट को डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी मैं यहाँ दोबारा से अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप सभी ध्यान देंगे। बिल क्या होता है, बिल का क्रिएशन कब होता है, जब क्रेडिट डीलिंग होती है, जब हम उधार में माल खरीदते हैं। अब मैंने एक पर्टिकुलर शॉपकीपर से कुछ गुड्स उधार में खरीदी हैं, ठीक है, तो एक बिल राइट करेगा। कौन राइट करेगा, शॉपकीपर, ही इज द सेलर। सेलर एक बिल राइट करेगा, आई एम द बायर, ठीक है। उस बिल के ऊपर बायर के सिग्नेचर होंगे, बायर उस बिल को एक्सेप्ट करता है। जैसे ही सेलर ने बिल राइट किया, बायर ने उस बिल को एक्सेप्ट किया, तो
तो फाइनली वो एक बिल रेडी हो गया। वो बिल सेलर के लिए क्या है, बिल रिसीवेबल है, और बायर के लिए क्या है, बिल पेबल है। बायर ने एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर उस बिल की पेमेंट करनी है। उस बिल पर क्या राइट किया हुआ है कि मान लीजिए कि मैंने एक 40,000 का एलईडी परचेज किया है एक पर्टिकुलर शॉप से, तो उस शॉपकीपर ने उस बिल पर राइट किया कि 40,000 का एलईडी हमने इनको सेल किया है, और फिक्स टाइम पीरियड के बाद 3 मंथ्स के बाद, 4 मंथ्स के बाद, 6 मंथ्स के बाद जो हमारा बायर है वो हमें 40,000 रुपीज की पेमेंट कर देगा। ये जो ट्रांजैक्शन है उस बिल के ऊपर राइट होती है। अब उस बिल के ऊपर बायर के भी सिग्नेचर हैं, सेलर के भी सिग्नेचर हैं। बायर ने बिल को एक्सेप्ट किया कि सेलर जो इंस्ट्रक्शंस दे रहा है मुझे एक्सेप्ट है कि मैं 4 मंथ्स के बाद, 6 मंथ्स के बाद इस बिल की पेमेंट कर दूंगी। अब एक बिल रेडी हो चुका है। बिल जो है सेलर के लिए क्या है, रिसीवेबल है, दैट इज कॉल्ड बिल रिसीवेबल। और बायर के लिए वही बिल क्या है, पेबल है, यानी कि बिल पेबल है। अब वो बिल रहता किसके पास है, पेमेंट तो अभी होनी नहीं, पेमेंट मान लो 4 मंथ का एग्रीमेंट था कि 4 मंथ के बाद होनी है। अब वो बिल किसके पास है 4 मंथ्स के लिए, उस बिल को कौन संभाल के रखेगा, सेलर। उस बिल को 4 मंथ के लिए सेलर ने संभाल के रख लिया अपने पास। अब बायर 4 मंथ्स के बाद उस बिल की पेमेंट किसको कर देगा, सेलर को कर देगा। लेकिन क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर 4 मंथ से पहले सेलर को पैसे की जरूरत पड़ जाती है तो क्या सेलर उस बिल का कोई यूज कर सकता है, बिल उसके लिए कुछ बेनिफिट्स दे सकता है या नहीं दे सकता, बिल्कुल कर सकता है। 4 मंथ से पहले सेलर को जब पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो बायर से कांटेक्ट करता है कि बायर आप मुझे पहले ही पैसे दे दीजिए, लेकिन बायर जो है वो देने से मना कर देता है। तो सेलर जो है वो क्या करता है, बैंक के पास जाता है, अपने बिल को क्या करवाता है, डिस्काउंट करवाता है। इसी टर्म को ही हम क्या कहते हैं, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। अब हमारे सेलर के पास 40,000 का बिल था। सेलर जो है अपने बैंक में गया, जिस बैंक का वो रेगुलर कस्टमर है, बैंक को उसने बिल दिया कि जी मेरे पास ये बिल है, इसकी पेमेंट जो है 4 मंथ्स का बिल था, मान लीजिए 2 मंथ्स जा चुके हैं और 2 मंथ्स पेंडिंग है, भी इसकी पेमेंट 2 मंथ्स के बाद होनी है और आप मेरे इस बिल को डिस्काउंट कर दीजिए। बैंक का रूटीन टास्क है ये कि वो बिल को डिस्काउंट करता रहता है। बैंक कहता है ठीक है जी, हमारा जो 10% हम डिस्काउंट काटते हैं और आपको जो है पेमेंट कर देंगे। सेलर को पैसे की जरूरत है, सेलर को कहीं और से पैसे का अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा है, तो सेलर क्या करता है, अपना बिल वहां से डिस्काउंट करवा लेता है। सेलर अपना बिल दे देता है किसको, बैंक को। 40,000 का बिल है, 40,000 का 10% हो गया 4,000। बैंक जो है 36,000 रुपीज किसको दे देता है, सेलर को दे देता है। अब बिल कहां पहुंच गया है, बैंक के पास। जब 4 मंथ्स का टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, तो 4 मंथ्स का टाइम पीरियड कंप्लीट होने के बाद बैंक क्या करेगा, बिल की पेमेंट रिसीव करेगा। किससे रिसीव करेगा, बायर से रिसीव करेगा। बायर अपनी पेमेंट अब किसको देगा, सेलर को देने की बजाय किसको दे देगा, वो बायर अपनी पेमेंट बैंक को दे देगा। बैंक ने जो बचे हुए 2 मंथ्स थे ना, उनका इंटरेस्ट चार्ज किया है सेलर से, यानी कि जो डिस्काउंट रेट होता है वो मंथ्स के हिसाब से लिया जाता है। जितना टाइम पीरियड पेंडिंग होता है उसी का जो है वो डिस्काउंट ले लिया जाता है, परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय जो है टाइम पीरियड वो कर लिया जाता है। नेक्स्ट वन इज डिमांड लोन। These loans are provided by the banks against the security of fixed deposit, government securities, life insurance policies, etc. These loans are called demand loans because the bank can demand them at any time. डिमांड लोन्स क्या होते हैं कि कुछ लोगों के पास बैंक से लोन तो वो लेना चाहते हैं, लेकिन सिक्योरिटी की फॉर्म में रखने के लिए फिक्स्ड एसेट्स नहीं होती उनके पास। तो अगर उनके पास फिक्स्ड डिपॉजिट हैं, किसी गवर्नमेंट कंपनी के शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं, ठीक है, तो वो उनको सिक्योरिटी की फॉर्म में रखकर बैंक से लोन ले सकते हैं। ध्यान रहे इस बात का कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज ही सिर्फ आप सिक्योरिटी की फॉर्म में रख सकते हो, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस में प्रोटेक्शन और इन्वेस्टमेंट दोनों फैक्टर होते हैं। आप जनरल इंश्योरेंस की पॉलिसीज कभी भी सिक्योरिटी की फॉर्म में नहीं रख सकते, क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट फैक्टर नहीं होता, सिर्फ प्रोटेक्शन फैक्टर होता है। और एक्सप्लेन करूंगी मैं इसे। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज में प्रोटेक्शन और इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि अगर आपकी डेथ हो जाती है
तो प्रोटेक्शन मिल गया आपको कि आपकी फैमिली मेंबर्स को वो सारा क्लेम मिल जाता है। इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि अगर आपकी डेथ नहीं होती तो एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद वो मनी आपको क्या मिलेगी, वापस मिल जाएगी। इसीलिए लाइफ इंश्योरेंस में दो फैक्टर्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट फैक्टर और प्रोटेक्शन फैक्टर। लेकिन जनरल इंश्योरेंस का मतलब क्या है, जैसे हम अपने व्हीकल्स का इंश्योरेंस कराते हैं, हम अपनी एसेट्स का इंश्योरेंस कराते हैं, वो सभी जनरल इंश्योरेंस होते हैं। जनरल इंश्योरेंस में सिर्फ और सिर्फ जो है प्रोटेक्शन फैक्टर होता है। अगर कोई लॉस हो जाता है तो ही कंपनी आपको क्लेम करती है। आपने अपनी कार का इंश्योरेंस करवाया, अगर आपकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, कार का चोरी हो जाता है, तो आपको इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिलेगा, अदरवाइज आपको इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम नहीं मिलेगा। तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज को भी आप सिक्योरिटी की फॉर्म में बैंक्स के पास रखकर लोन ले सकते हो। नाउ कम टू द केस स्टडी ऑफ रिलेटेड टॉपिक। Dhani Money Bank is a private sector bank offering various services to its customers. It offers various types of bank account options to its customers. Rakesh, being a businessman, has chosen the type of account in which the deposits are the most liquid and there are no limit to the number of transactions or the amount of transactions in a day. On the other hand, his mother has opened a type of account where she can conveniently deposit the money she saves. She has got check facility and lot of flexibility for deposits and withdrawal, whereas Rakesh's sister Rima opened the account where she will deposit ₹2000 per month for the next 2 years. अब देखो, एक फैमिली के 3 मेंबर्स हैं, उन 3 मेंबर्स ने अलग अलग तरह के बैंक अकाउंट ओपन किए हैं। राकेश एक बिजनेसमैन है, वो कहता है कि मैं इस तरह का बैंक अकाउंट ओपन करूंगा जो लिक्विड नेचर का हो, जिसमें मैं एक दिन में कितनी भी बार ट्रांजैक्शंस कर सकूं, कितनी भी बार कितना भी मनी डिपॉजिट करा सकूं, कितना भी मनी विड्रॉल कर सकूं। ठीक है। उसकी जो मदर है वो क्या कहती है कि मैं ये चाहती हूँ कि जो मेरी सेविंग्स हैं उन सेविंग्स को मैं एक पर्टिकुलर अकाउंट में जमा रख सकूं और जब चाहे वहां से मनी विड्रॉ कर सकूं, और चेक फैसिलिटी भी मिलनी चाहिए मेरे को कि मैं चेक से पेमेंट्स कर सकूं। उसकी जो सिस्टर है वो क्या कहती है कि मैं ऐसा अकाउंट ओपन करना चाहती हूं जिसमें मैं 2000 रुपीज पर मंथ डालूंगी नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए, यानी कि फिक्स टाइम पीरियड के लिए। इन द context of the above case, identify the various types of accounts used by the Rakesh and his family. Describe briefly 2 other types of accounts. अब राकेश फर्स्ट पार्ट को हम डिस्कस करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन को, कि राकेश और उसकी फैमिली ने किस टाइप के अकाउंट्स ओपन किए हैं। अब देखो, राकेश ने कौन सा अकाउंट ओपन किया है, करंट अकाउंट, क्योंकि करंट अकाउंट में ही ऐसी फैसिलिटी है कि आप एक दिन में कितनी भी बार उसे ऑपरेट कर सकते हो। अब उसकी मदर जो है वो किस टाइप का अकाउंट ओपन करना चाहती है, वो अपनी सेविंग्स को डिपॉजिट करवाना चाहती है, उसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी चाहती है कि कितना अमाउंट डिपॉजिट करा दो, कितना ही विड्रॉ कर लो, कोई लिमिट नहीं है उसके अंदर। ठीक है। उसको चेक बुक भी चाहिए, तो वो कौन सा अकाउंट ओपन कर रही है, सेविंग अकाउंट ओपन कर रही है। उसकी सिस्टर क्या चाहती है कि फिक्स टाइम पीरियड पर फिक्स अमाउंट हर मंथ जमा कराया जाए, तो वो कौन सा अकाउंट ओपन करना चाह रही है, रिक्यूरिंग डिपॉजिट अकाउंट ओपन करना चाह रही है। अब कम टू द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हम क्या कर रहे हैं, हमें अदर अकाउंट्स लिखने हैं। टोटल हमने कितने अकाउंट्स रीड किए थे अभी, 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स आर देयर। वन इज करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट एंड रिक्यूरिंग डिपॉजिट अकाउंट। अब कौन से 2 रिमेनिंग रह गए, फर्स्ट वन इज फिक्स्ड अकाउंट and second one is multiple option deposit account. That's all about the various types of accounts and various types of advancing loans. Thank you for watching this video.